मेहनत और हौसले का साथ रख तू, अपने सपनों में अपने ख्वाबों को बस याद रख तू। अगर चला है तो मंजिल ज़रूर पाएगा, और याद रख ऐ मुसाफिर, इस सफ़र में एक हसीन मुकाम ज़रूर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी सीरीज़ में साइंस की पहली वीडियो लेकर के आ गए हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे उसको जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश को, प्रकाश के स्रोत को, प्रदीप्त और अप्रदीप्त को, प्रकाश के किरण एवं किरण पुंज को, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी को, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दर्पण, समतल या गोलिया, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग, दर्पण सूत्र और आवर्धन को। मतलब लगभग सभी टॉपिक जो आपके क्लास 10th के बुक में है, पहले फर्स्ट चैप्टर में है, और जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से जानेंगे, और ऐसे जानेंगे कि अगर आप उसको याद नहीं भी करते हैं, केवल वीडियो को देख लेते हैं, तो उसे समझ के आप अपने क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है क्या? प्रकाश। प्रकाश क्या है ना? प्रकाश क्या है? तो वैसे तो हम लोग प्रकाश को हम लोग देख चुके हैं कि सूर्य के से जो लाइट निकलती है, जो रोशनी आती है, उसे प्रकाश कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसे ही बोलेंगे? जी नहीं। प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर परिभाषा के तौर पे बोले तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। आपने गौर किया होगा कि रात को अगर हम कहीं भी जाते हैं, कोई वस्तु देखने का प्रयास करते हैं, अगर अंधेरे में रखी हो तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है ना? उस और वही वस्तु जब दिन में होती है, प्रकाश में होती है, तो हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते। ठीक है, बात समझ गए? अब इसके आगे वाला पॉइंट क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत का मतलब पहले जान लीजिए। स्रोत का मतलब क्या होता है कि वह वस्तु जहां से किसी भी चीज को प्राप्ति होती है उसे स्रोत कहते हैं। मतलब जहां से जल की प्राप्ति हो गई उसको जल स्रोत कहेंगे, जहां से आय की प्राप्ति हो गई तो वहां से उसको हम लोग आय स्रोत कहते हैं, और जहां से प्रकाश मिलेगा हमें उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे प्रकाश हमें कहां से मिलता है? तो प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है, जब सबसे बड़ा सोर्स है, वो हमारा सन है, हमारे सूर्य देवता है, यानी सूरज भगवान, है ना? जो सूर्य है वह प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि टॉर्च, बल्ब, क्या बोलते हैं, जो मरकरी वगैरह वगैरह, बहुत सारे स्रोत है जहां से भी प्रकाश निकले। दिया, मोमबत्ती, सभी प्रकाश के स्रोत है। जहां से प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश मिलता है हमें उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है? ठीक है, प्रदीप्त किसे कहते हैं, अप्रदीप्त किसे कहते हैं? देख लीजिए, आप देखिए, आपने देखा होगा कि अगर एक मोमबत्ती हम लोग रखें और वह मोमबत्ती जली हुई हो, उससे लौ निकल रही हो, तभी ना प्रकाश देगी वो। अगर वो मोमबत्ती बुझी हुई हो तो क्या वह प्रकाश उत्सर्जित करेगी? नहीं। अगर मोमबत्ती जब जलेगी तभी प्रकाश देगी। जब मोमबत्ती जल रही है उस समय वह प्रदीप्त वस्तु होगी। मतलब प्रदीप्त का मतलब क्या हुआ? जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो उसको प्रदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। तो जलती हुई मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है, और बुझी हुई मोमबत्ती अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। उसी तरह जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त का, और बुझा हुआ बल्ब अप्रदीप्त का। सूर्य क्या होगा? सूर्य से प्रकाश निकलती है, हर वक्त निकलती है, इसीलिए वह भी प्रदीप्त स्रोत ही है। प्रदीप्त का मतलब जहां से प्रकाश एनी टाइम निकल रहा हो, और अप्रदीप्त का मतलब जहां से प्रकाश नहीं निकल रहा हो, जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा हो। ठीक ना? एक बात और जान लीजिए, इसी प्रदीप्त का दूसरा नाम क्या है? इसी प्रदीप्त का नाम है, दूसरा नाम दीप्तिमान। क्या नाम है? दीप्तिमान। और अप्रदीप्त को हम लोग अदीप्तिमान बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में अदीप्तिमान और दीप्तिमान आ जाता है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदीप्त को ही दीप्तिमान और अप्रदीप्त को ही अदीप्तिमान कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोगों ने? आप उसके बाद हम लोग को क्या जानना है? हमें जानना है प्रकाश की किरण एवं किरण पुंज। पहले कुछ बेसिक पॉइंट जान लीजिए ऑब्जेक्टिव के रूप में। प्रकाश की जो चाल है,
सबसे पहले बात है कि प्रकाश गमन कैसे करती है। अगर आप किसी आपने लेजर लाइट देखा होगा, है ना, लेजर लाइट से लोग बच्चे जो है रात को बहुत खेलते वगैरह है, मतलब उसमें से एक पतली सी लाइट निकलती है, रेड या येलो या दूसरे कलर की। तो आपने देखा होगा उसको कि जब भी हम लेजर लाइट को निकालते हैं तो प्रकाश की जो किरण होती है, जो प्रकाश की जो रे आती है, जो उधर से किरण आती है, क्या वह टेढ़ी मेढ़ी चलती है? नहीं चलती है। तो वह कैसे जाती है? तो सीधी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण सीधी तथा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस रास्ते पे गमन करता है ना, उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पे गमन करता है उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण सदैव सरल तथा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। उसके बाद का पॉइंट आता है किरण पुंज क्या है। किरण पुंज का मतलब क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। जैसे अगर कोई एक प्लेयर कोई गेम खेल रहा हो तो उसको हम सिर्फ प्लेयर कहेंगे, और अगर उस प्लेयर के साथ में उसकी पूरी मतलब 2-4 प्लेयर साथ में हो तो उसे हम प्लेयर का टीम कहते हैं ना। कहते हैं कबड्डी टीम या क्रिकेट टीम। बैडमिंटन वगैरह हो गए अकेले खेले जाते हैं एक प्लेयर के द्वारा, और क्रिकेट कबड्डी वगैरह ग्रुप में खेले जाते हैं, तो उसको हम लोग टीम बोलते हैं। ठीक ना। ठीक उसी तरह अगर प्रकाश की एक किरण होगी तो उसको हम सीधा किरण कहेंगे, और अगर किरणों का ग्रुप होगा, किरणों का समूह होगा, तो उसे हम लोग किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज कहेंगे। बात समझ गए आप लोग? अब थोड़ा सा जान लीजिए कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है, किरण पुंज जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला किरण पुंज क्या होता है? अपसारी अपसारी अपसारी, दूसरा समांतर, और तीसरा अभिसारी। ठीक है, अभिसारी। बात समझिए, किरण पुंज कितने प्रकार के मैंने बताया? 3 प्रकार का। अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब वैसी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जहां प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए। ठीक है। आपने देखा होगा कि टॉर्च जो होता है, टॉर्च, है ना, हम यहाँ पे एक टॉर्च ड्रॉ कर लेते हैं। उतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए बना लूंगा। आप ये देख रहे होंगे, क्या जो टॉर्च से जो लाइट निकलती है वह सीधे जाती है क्या? वह अपने आसपास फैल जाती है। आप देख रहे हैं कि एक बिंदु से निकलकर फैल रही है ना, एक बिंदु से निकलकर फैलेगी। तो जहां पर एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाए उसे हम अपसारी कहते हैं। जहां प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर आपने पढ़ा होगा आमने सामने। ठीक है, जब कहीं भी एक दूसरे को काटे नहीं, समांतर होती है उसे हम लोग समांतर कहते हैं। और अभिसारी का मतलब क्या होता है? कि किसी एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि दूसरा जगह से आकर कहीं भी एक जगह मिल रहा है। ठीक है, हमने क्या क्या जाना? हमने जाना किरण पुंज के 3 प्रकार, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी का मतलब एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, समांतर का मतलब एक दूसरे के आमने सामने हो, और अभिसारी का मतलब किसी दूसरे बिंदु से आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका तो हमने जान लिया कि टॉर्च से निकलेगी तो वह एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी। समांतर का क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जो भी प्रकाश की किरणें दूर से आती है ना, वो हमें होती तिरछी भी है तो हमें सीधी प्रतीत होती है, मतलब आमने सामने दिखाई देती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो समांतर होता है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, अब हम लोग जानेंगे थोड़ा अभिसारी के बारे में। ऐसी तो कोई आपने किरण पुंज नहीं देखी है जहां पर आके एक बिंदु पर मिल रही हो। अच्छा, आपने प्रोजेक्टर देखा है? प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा कि एक बिंदु से निकलकर फैलती भी है और एक बिंदु पर आती भी है। उसको छोड़ दीजिए, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? ऐसा वाला ग्लास जिससे किसी भी चीज को बड़ा करके देखा जाता है। आपने ऐसा वाला ग्लास देखा है? उस पर जो भी प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, वह एक बिंदु पर आकर अगर जाके केंद्रित हो जाती है। अगर कागज आप उसके सामने रखते हैं, उसको सूर्य के सामने रख के कागज को रखते हैं, तो वह कुछ दिन मिनट के अंदर कागज को जलाने की क्षमता रखती है। इसका मतलब क्या होता है? वहां पर अभिसारी होती है। ठीक ना। हमारे आम जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। जैसे आईना के सामने हम लोग जाते हैं तो चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, वहां भी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होता है। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन वस्तु कोई भी प्रकाश की किरण सबसे पहले कहाँ आती है? वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात जान लीजिए, हमने क्या क्या जान लिया? इतना से जान लिया। अब जानिए थोड़ा सा पारदर्शी, पारभर्ती और अपारदर्शी का में क्या है, अंतर है, या किसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर साफ कर देता हूँ। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार के अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। मेरे हिसाब से ये आपको पता होगा क्योंकि ये क्लास 6 में ही बच्चों को बता दिया जाता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि वैसा वस्तु जिसके आर पार हम देख सकें, ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकें उसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे। पारभासी का मतलब क्या हो कि आर पार दिखे लेकिन थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से, है ना, जहां प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से नहीं जा पाए, आंशिक रूप से जाए उसको पारभासी कहते हैं। और जहां से बिल्कुल आर पार ना हो उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर एक साफ शीशा का कांच की प्लेट हो, कांच की प्लेट आपने अगर देखी होगी तो उससे आर पार साफ साफ दिखाई देता है, इसका मतलब वह पारदर्शी हो गया। उसी के बाद अगर आप हवा देख रहे हो, हमारे बीच में अभी भी बहुत कुछ है, मतलब सबसे पहले बड़ी क्या क्या हवा है, फिर भी हम लोग आमने सामने की वस्तु को देख पाते हैं, इसका मतलब हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कि रंगहीन प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की सरफेस जिसमें कोई रंग नहीं होता है, उसको भी हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी। पारभासी के क्या क्या उदाहरण होंगे, कागज में आप थोड़ा सा तेल लगा करके आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा तो प्रकाश की किरणें आर पार जाएंगी, दिखाई देंगी चीजें, लेकिन धुंधली दिखाई देंगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, गंदा कांच है ना, उस पर कांच पर कुछ लग गया हो तो उससे दिखाई तो देता है लेकिन हल्का हल्का दिखाई देता है। गंदा कांच हो गया, गंदी फाइबर हो गई, तेल लगा कागज हो गया, ये क्या हो गया, ये पारभासी का उदाहरण हो गया। अपारदर्शी के क्या उदाहरण हो जाएंगे, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके आस पास आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे कि ईंटे की दीवार या आपकी नोटबुक, या बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है, खिड़की है ना, खिड़की बंद होने के बाद क्या आप आर पार देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, तो जो जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको अपारदर्शी, जिसके देखा जा सके पारदर्शी, और जिसमें आंशिक रूप से देखा जा सके पारभासी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग मेन पॉइंट जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से लिखा है परावर्तन को। परावर्तन जैसे कि चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप टॉर्च को आईने के सामने में रखेंगे तो वहां से एक और किरण, मतलब जो प्रकाश है वापस लौटती भी है, ठीक ना। सिर्फ आईना ही नहीं, प्रत्येक प्लेन सरफेस जो होगा ना, समतल सतह, जहां भी समतल सतह होगा वहां पे अगर आप प्रकाश देते हैं तो प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इधर उधर परावर्तित होता है, सब तरफ फैल जाता है, ठीक ना। और इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। मान लीजिए कि एक कोई समतल सतह होगी और उस पर आप किसी प्रकाश की किरण को मतलब आपतित करेंगे, आने देंगे उसको, तो आने के बाद क्या होगा, वह जस्ट टकराएगी और फिर वापस चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है, उसके आर पार अगर नहीं जाए, आर पार जाने वाली होगी तो आर पार चली जाएगी, लेकिन आर पार अगर नहीं जाने वाली होगी तो वहां से टकराकर वो फिर वापस मुड़ेगी, और इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। थोड़ा लाइट कट गया है, आप लोगों को डिस्टरबेंस होगा, लेकिन दिखाई फिर भी दे रहा है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना। ये जो किरण है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सबसे पहले मैंने बनाया है एक दर्पण। क्या बनाया है, दर्पण। ये जो हो गया हमारा दर्पण, इस ऐसा साइन कहीं भी अगर आप अपने नोटबुक में देखिए तो उसको समझ लीजिए क्या, दर्पण मतलब आईना है। ठीक है, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये हो गया आपका दर्पण। और लौट कर जाने वाली किरण को, लौट कर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। अब देख रहे हैं क्या कि इसी के बीच में एक और रेखा होती है जो लंबवत होती है। क्या लंबवत का मतलब एकदम सीधा सीधी, जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा, ठीक ना। और इस ये वाला जो ये जो लाइन है वो क्या करता है, वह मतलब आपको आपतित और परावर्तित को दो समान भागों में बांटता है, ठीक ना। जो बीच में का जो एंगल है, जो कोण है, ये एकदम बीचों बीच होता है, इधर भी 90 डिग्री और उधर भी 90 डिग्री, ठीक ना। और इसे हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, गणित अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो कहीं भी जब 90 डिग्री का एंगल बनता है किसी एक सरफेस पे तो उसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, याद रखिएगा, दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, इसके बीच में ये जो बिंदु है जहां पर तीनों टकरा रहे हैं, इस बिंदु का नाम क्या हो गया, आपतन बिंदु। क्या नाम हो गया, आपतन बिंदु। क्या नाम हो गया, आपतन बिंदु। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है यहाँ पर, उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं,
परावर्तन कोण। समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारा सरफेस था, दर्पण या कोई समतल सतह। जो किरण आई उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। जो किरण वापस गई उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। जो बीचों बीच 90 डिग्री पर जो रेखा डाली गई है उसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। जिस बिंदु पर डाली गई है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। इसके और इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ तक कंप्लीट। ये बात, इस चीज को आप लोग माइंड में सेट कर ले, पूरा प्रकाश के परावर्तन का सार यही है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए और इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरे प्रकाश के परावर्तन का सार है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपने देखा होगा किसी भी चीज का कुछ नियम होता है, प्रकृति का भी कुछ अपना अपना नियम है ना। प्रकृति का भी कुछ अपना अपना नियम है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन के बदले में नाइट्रोजन चाहकर भी नहीं ले सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बजाय ऑक्सीजन को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। ये क्या है, ये प्रकृति का नियम है, यह हमेशा रहेगा। वैसा ही प्रकाश के परावर्तन का भी कुछ अपना नियम होता है। कितने नियम होता है जान लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे क्या क्या नियम होते हैं आप इसको देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए लाइट भी आ गई इसी बात पे, अच्छी बात कही मैंने। चलिए देखिए, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, यहीं से आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम निकल जाएंगे। क्या नियम है, पहला देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और परावर्तित किरण, तीनों कहां पर है, एक ही सतह पर है कि अलग सतह पर है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपतित यहाँ करूंगा और परावर्तित यहाँ से निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अभिलंब कहीं दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जहां आप आपतित दोगे वहीं पर परावर्तित वहीं से निकलना शुरू होगा और वहीं भी अभिलंब होगा। इसका मतलब क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट नियम, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आप लोग को यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि जितना डिग्री का ये एंगल है उतना ही डिग्री का ये एंगल है। मतलब आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ से हमारा 2-3 ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है। सबसे पहली बात कि आपतन कोण परावर्तन कोण के ऑब्जेक्टिव बराबर होता है। दूसरी बात, यदि दे दिया जाएगा कि यदि बताइए, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, वह भी 45 डिग्री का ही होगा। बताइए आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। आपतन कोण 40 तो परावर्तन कोण भी 40। आपतन कोण 50 तो परावर्तन कोण भी 50। मतलब जितना ये उतना ही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके बाद का जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा क्या, परावर्तन के नियम को हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब। क्या जानेंगे, प्रतिबिंब, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर चिकनी सतह कोई है ना, कोई अगर चिकनी सतह है, वहां प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो वहां पे हमारा एक किसी वस्तु का एक छाप बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप आईने के सामने अगर खड़े होते हैं तो आपको आप ही के जैसा एक व्यक्ति भीतर दिखाई देता है। आप जिस तरह की हरकत करते हैं वो व्यक्ति भी वैसा ही हरकत करता है ना। तो वो क्या आप हो भीतर या कोई दैविक शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। क्या है, वो आपका प्रतिबिंब है ना, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहा जाता है, ठीक है। अब जान लीजिए प्रतिबिंब क्या कैसे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि प्रोजेक्टर की सहायता, प्रोजेक्टर देखने का है कभी दुर्गा पूजा वगैरह में, प्रोजेक्टर मशीन होती है, एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है, वहां से मशीन से निकलता है कोई भी चीज और पूरे पर्दे को, मतलब बड़ा स्क्रीन पे हमें कोई भी चीज मूवी वगैरह देखने को मिलती है ना। सिनेमा हॉल वगैरह में भी इसी मतलब इसी पॉइंट का यूज किया जाता है, ठीक ना, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, समझ लीजिए। पहली बात, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाना चाहूंगा, अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का मतलब आप समझ चुके होंगे क्या। पहले प्रतिबिंब का मतलब जान लीजिए, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप देखिए, आपने यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, यहाँ से किरण आई और यहाँ टकराकर चली गई। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु अगर रखा होगा, ये वस्तु रखा होगा, तो इसका सीधा सीधा प्रतिबिंब इधर बनता हुआ प्रतीत होगा, बनेगा नहीं लेकिन प्रतीत होगा जरूर। जैसे ये परावर्तित किरण इधर जा रही है, ये तो इधर आएगी नहीं, लेकिन अगर आती तो कहाँ आती, यहाँ आती। मतलब अगर ये कोई वस्तु है तो ये उसका प्रतिबिंब होगा,
ये अगर वस्तु है तो ये प्रतिबिंब होगा। मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वह होता है आपका आभासी। ठीक ना, पहले आप प्रतिबिंब को जान लीजिए, क्या आभासी क्या वास्तविक होता है। प्रतिबिंब जो है बाबू, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसी का दूसरा नाम याद रखिएगा, आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा प्रकार क्या है? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब थोड़ा जानेंगे हम लोग इसके बारे में। क्या देखिए, आभासी और को ही काल्पनिक कहते हैं, फिर थोड़ा जान लीजिए। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में हो। ठीक ना, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में हो। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसे कैसे देख पाते हैं? क्या वह वस्तु हमारे भीतर थोड़ी चली जाती है? उसका एक प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, आंख के निचले भीतरी हिस्से। इसी फिजिक्स के तीसरा चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को, मानवीय नेत्र में, उसको हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे यहाँ रेटिना पर बन जाता है, आंख के भीतरी पेशी पे। ठीक है, तो उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे आंख के भीतर जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब है वह वास्तविक है। क्यों? क्योंकि उसको पर्दे पर उतारा जा सका है ना। तो वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जो वास्तव में है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और वैसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, जिसको हम लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसके कुछ कुछ अपने गुण होते हैं, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, और ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? आप अपने आईने के सामने खड़े होइएगा और अपने दायां हाथ को उठाइएगा, आपको लगेगा कि जो आपके भीतर का इमेज है वह अपने बायां हाथ को उठा रहा है। ठीक ना, जो लेडीज का इससे अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, साड़ी पहन कर जाएंगे, अगर वह इस साइड पल्लू रखी होंगी तो उनको अपना पल्लू इस साइड दिखाई देगा, है ना। मतलब आप अगर किसी लेटर को, एम्बुलेंस को देखी होइएगा, एम्बुलेंस की गाड़ी पर हमेशा उल्टा लिखा होता है ताकि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सीधा दिखाई दे, समझा ना। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ये वास्तव में होते हैं, ये वास्तव में नहीं, इसकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, ये उल्टे होते हैं और ये सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करने को बोला जाएगा तो आप कर सकते हैं। माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ आधा चैप्टर को ही कंप्लीट कर पाया है। अगर आप पूरा को कंप्लीट करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए बचा हुआ जो पार्ट आपका रह गया है, दर्पण, समतल गोलीय दर्पण, प्रतिबिंब की विशेषताएं, अवतल दर्पण के उपयोग, दर्पण सूत्र और आवर्धन, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देना चाहेंगे, और बाकी जो चीज बच गई है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कल ही आप लोगों को डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको देख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जान लिया? इस वीडियो में हमने प्रकाश का कॉन्सेप्ट जाना, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं उसको जाना, प्रदीप्त और अप्रदीप्त में अंतर समझा, इसी को दीप्तिमान और अदीप्तिमान को भी समझा, प्रकाश की किरण और किरण पुंज को जाना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन को समझा, परावर्तन के नियम को भी जाना, प्रतिबिंब और उसके प्रकार को भी जान लिया है, और बाकी कुछ पॉइंट्स बच गई हैं जो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो सके, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।